अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फिजियो के ऑसवी के स्टेशन का। ऑसवी का स्टेशन में कोशिश करूँगी कि हम थोड़े से टाइम में फिजियो का ऑसवी का स्टेशन सारा कवर कर लें। बेसिकली ऑसवी का स्टेशन में आपने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने लाइन बाय लाइन नहीं याद करनी होती। आपने कुछ कंसेप्ट लेने होते हैं, कुछ डायग्राम्स होती हैं वो आ जाती हैं, वो आपने अच्छे से याद करना है। सो बेसिकली हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में स्टार्ट करने के बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूछा जाए। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन याद कर लें। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती होगी। उसके बाद जो पूछी जाने वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी में क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव फीडबैक, इनका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपने क्या कहना है कि नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन बतानी है, पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन बतानी है और इसमें एग्जांपल्स बतानी है। इसके बाद जो है नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के बाद जो है ये डायग्राम पूछी जाती है। ठीक है, इस डायग्राम का आपने थोड़ा सा बता देना है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग होने के बाद जो है तकरीबन हमारे पास कितना, आपने कहा कि ये हमारे पास ब्लड लॉस हो गया है, 3 लीटर्स ब्लड लॉस हो गया है। अब उस 3 लीटर ब्लड लॉस होने के बाद 3 आवर्स के बाद अगर हम पेशेंट को अगर किसी भी किस्म का कोई भी फ्लूइड नहीं दे रहे तो 3 आवर्स के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 2 लीटर्स ब्लड लॉस हुआ है, तो उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो है उसमें हमारे पास जो है हम उसको वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें ये डायग्राम आपने बतानी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। इसमें आपने ये बताना है। बाकी पॉजिटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल वगैरह पूछी जाती हैं। तो बेसिकली आपने पॉजिटिव फीडबैक में क्या करना है, आपने पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास जो है एग्जांपल्स जो जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल की बतानी है, आपने चाइल्ड बर्थ की बतानी है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने बतानी है। इसके अलावा जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्लॉटिंग ये वाली आपने बता दी एग्जांपल्स। ये हो गया ये कवर। अब फीड फॉरवर्ड भी आपने थोड़ा सा बता देना है कि हमारे पास बॉडी जो है किसी भी रिस्पांस आने से पहले ही खुद को क्या करना है, मैसेज सेंड करना शुरू कर देती है कि तुम अपने आप को इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन कर लो। ये हो गया। अब जो सेल एंड इट्स फंक्शन, इसमें जो है सेल एंड फंक्शन ऑर्गेनाइज जो हैं ये आपको अच्छे से आती हैं। इसमें इतने कुछ भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनालिस का इसकी डायग्राम से इतनी ये नहीं पूछी जाती है, ग्राफ्स बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो पूछने वाली है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इसका आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि 2 तरह की होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर प्रोट्यूड होती हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि हमारे पास जो होती हैं ऑल द वे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, विच इज़ पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ एक ही पेरिफेरल यानी एक ही साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी आपको पता है, कैलिक्स का अगर पूछ लिया जाए तो बता देना है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइज जो है इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं क्योंकि ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, ये तो ऑर्गेनाइज का आपको पता है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज को रिवाइज़ करने का टाइम नहीं है तो इसमें कुछ भी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनाइज वाले चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आपने पेपर दिया है तो आपने रिवाइज तो ऑफ कोर्स किया ही होगा इसको, तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो फिर आप इस चैप्टर को छोड़ दें। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर को आपने क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। अब चैप्टर 4 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 4 में आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो है क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपने कुछ हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफियन वगैरह का कुछ याद रख लेना है। ठीक है, ये फैसिलिटेटेड डिफियन इनकी आपने जो है ये डायग्राम वगैरह याद रख लेनी है। वैसे ये वाली पूछी नहीं जाती, बस आपने बस थोड़ा सा यहाँ से पढ़ ले कि सिंपल डिफियन क्या होती है, किसके थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड डिफियन किसके थ्रू होती है। ठीक है, ये डिफियन वगैरह जो है वो आपको अच्छे से पता होगा, ये वाली सारी चीज़ें डिफियन की, और फैसिलिटेटेड डिफियन का भी आपको पता होगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डायग्राम्स भी, यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर डायग्राम भी पूछी जा सकती है। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 फिजियो के स्टेशंस है ना, तो मोस्टली ये होता है कि 3 फिजियो में से 2 फिजियो के प्रैक्टिकल्स वाले होते हैं और एक में इस तरह की डायग्राम पूछी जाती है। ऑसवी तो हमारे पास ऑफ कोर्स होती ही है, उसमें तो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसी डायग्राम भी बनी होती है। इस डायग्राम का आपको पता होगा इस डायग्राम में क्या है। तो अगर ये देखें, ये हमारे पास सिंपल डिफियन है। सिंपल डिफियन जैसे जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ डिफियन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर एक फैसिलिटेटेड डिफियन में ये है कि एक पॉइंट पे हमारे पास अगर हम मतलब कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ डिफियन सेम रहेगा, वो है हमारे पास वी मैक्स, और ये फैसिलिटेटेड डिफियन में होगा। ठीक है, ये बात कवर हो गई। बाकी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है वो है हमारे पास
बाकी आपने सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रखना है। इसमें जो है वो को ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आपने सेकेंडरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से याद रखनी है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद द सोडियम आयन। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास आरबीसीज और एनीमिया वाला चैप्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। हमने इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स आपने सब कुछ बताना है कि किस तरह हमारे पास मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से किस तरह हमारे पास आरबीसीज बनेंगे। इसमें ये वाली जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपने, ठीक है, इसको अच्छे से ना याद रखना है। ये मे भी आपके पास ये डायग्राम आई हो और आपसे पूछा जाए, इतनी डायग्राम आई हो और आपसे पूछा जाए कि आप बताएँ कि इसमें हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कौन कौन से आगे कमिटेड स्टेम सेल्स बनेंगे। ये वाला और दूसरी ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेसिस ऑफ आरबीसीज का क्वेश्चन भी आता है। तो आपने सबसे पहले बताना है कि किस तरह हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स वगैरह से किस तरह हमारे पास जो है बेजोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, और फिर हमारे पास पॉलीक्रोमेटोफिल से और एरिथ्रोसाइट, ये सारा आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने बस थोड़ा सा इस तरह याद रखना है कि हमारे पास जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं उससे हमारे पास क्या बनेगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे पास अगर कुछ फैक्टर्स होंगे, लो ब्लड वॉल्यूम या एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन वगैरह होंगे, जिससे टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। टिश्यू ऑक्सीजनेशन की वजह से हमारे पास जो है किडनी से एरिथ्रोपोइटिन जो सिक्रीट होंगे, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो क्या बेसिकली हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनाएंगे और फिर वहाँ से हमारे पास आरबीसीज का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारे पास पूछा गया हुआ था। बाकी जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये B12 और फॉलिक एसिड वगैरह किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेसिकली B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो है DNA के न्यूक्लियोटाइड जो थायमीन होता है वो नहीं बनता, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, मैच्योरेशन नहीं होती, ठीक है। ये पर्नीशियस एनीमिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है ये भी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ना मतलब वाइवा के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवा के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीमिया वाला जो है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। MCQ के लिहाज से भी और वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। अब जो है ये ल्यूकोसाइट्स वाला चैप्टर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वाला, इसमें भी आपने जेनेसिस वगैरह इसकी याद रखनी है, WBC इसकी जेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस अगेंस्ट डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये भी आपने सारा याद रखना है। इसमें जो पूछा जाने वाले ज़्यादा चीज़ है ना वो बेसिकली डायबिटीज़ का पूछा जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ के अलावा जो है इससे हमारे पास यहाँ पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मतलब कीमोटैक्सिस वगैरह किस तरह होती है, तो आपने कीमोटैक्सिस का बताना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। आपसे थोड़ा सा पूछा जाएगा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और किन किन नंबर्स में, ठीक है। तो आपने नंबर्स भी आपसे पूछा जाता है कि पहले किस ऑर्गन में सबसे पहले हमारे पास जो है WBC एक्ट करेंगे हमारे पास बैक्टीरिया के ऊपर, उसके बाद किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हमारे पास जो लाइन ऑफ डिफेंस है, लाइन ऑफ डिफेंस वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बाद इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये इस तरह आ सकते हैं कि कोई भी स्नैरियो बना होगा और स्नैरियो बनने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस वाले हमारे पास WBC का नंबर जो है वो रेस करेंगे। आगे जो है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, इम्यूनिटी वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे पास, इसमें ये आपने याद रख लेना है कि हमारे पास एंटीजन कैसे एक्टिवेट करेंगे और लिम्फोसाइट वगैरह को, ठीक है। ये वाला याद रख लेना है आपने। और बाकी जो यहाँ पे ये वाली आपने डायग्राम अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। ये जो ग्राफ होंगे ना, ग्राफ को आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है, ग्राफ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर एंटीबॉडी एक्शन, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफ में भी आया था कि कम्प्लीमेंट सिस्टम बताएं। ये SCQ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और MCQ के लिहाज से भी। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी वाइवा के लिहाज से इतना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी ये ब्लड टाइप ट्रांसफ्यूजन, टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसमें ना मतलब सिनेरियो वगैरह बना होता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एंटीजन एक्ट करेगा या इसके अंदर कौन सा हम ब्लड ग्रुप देंगे पेशेंट को, तो ये वाली चीज़ें तो आपको अच्छे से पता हैं, ठीक है।
बाकी ये ब्लड कोआगुलेशन वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का आपको अच्छे से पता है। बाकी ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन वगैरह ये कब एक्टिवेट होंगे ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। लास्ट ईयर भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का आपने ये याद रखना है। इसमें बेसिकली आपको अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में कब स्टार्ट होगा। ये हमारे पास कोई भी जैसे ही हमारे पास ट्रॉमेटाइज्ड वेस्कुलर वॉल होगी या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू या फिर हमारे पास किसी भी किस्म की जो मतलब अगर किसी भी किस्म की नाइफ से कटिंग होगी तो हमने कहना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। तो इस तरह के हमारे पास जो है स्नैरी वगैरह बना होगा, ठीक है। तो आपने वो कहना है, आपने हमारे पास जो पाथवे आएगा वो सुना देना है, ठीक है। ये वाले इस तरह यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवा के लिहाज से आप इनको थोड़ा बहुत एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। सो बेसिकली यही चीज़ें थी। कि ये हमारे पास ब्लड जो टाइप्स और ट्रांसफ्यूजन वगैरह है ये वाला पूछा जाता है। इसमें मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता दूं कि हमारे पास कोई भी सिनेरियो आएगा, सिनेरियो में हमारे पास किसी भी कोई कहा होगा कि अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन किस तरह हम करेंगे, मतलब इस पेशेंट को उसका ब्लड ग्रुप बताया होगा या आपसे पूछ लिया जाएगा अब इस वाले पेशेंट को हम क्या मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, या इसके अलावा आपसे ब्लड टाइप्स पूछ ली जाएंगी, RH रिस्पॉन्स क्या होगा, या इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये बता देना है कि मिसमैच जो ब्लड टाइप्स हैं वो वाली आपने इस तरह की ना मतलब सिनेरियो वगैरह पूछा जाएगा। जो आपका प्रैक्टिकल है ना, अगर वो भी आपने किया होगा तो अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो यही आपका वाइवा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके वाइवा वाले स्टेशन में 12 of 12 इंशाल्लाह ईजिली आ जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।